बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ न्यूक्लिक एसिड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट स्लाइड्स हैं। ठीक है, इन्हीं से आप कर लें तो आपका बहुत सारा कवर हो जाता है। ठीक है, अब आ जाती है बायोमेडिकल इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। इसमें क्या है कि हमारी बॉडी में न्यूक्लियोटाइड्स कहाँ कहाँ यूज़ हो रहे हैं, हमने वो देखना है। ठीक है, एज अ क्वेश्चन ऐसे क्यों आ सकता है क्वेश्चन, तो इसको आपने ऐसे याद रखना है कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, वरना रट्टा मारने की तो कोई ज़रूरत है भी नहीं, याद भी नहीं रहता, तो इस तरह याद रह जाता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि अच्छा जी, तो पहला जो है दैट इज़ के प्रिकर्सर ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। हमें पता है कि न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो न्यूक्लिक एसिड, नॉन न्यूक्लिक एसिड हमारी बॉडी में डीएनए आरएनए के अलावा भी होते हैं, लाइक एटीपी, एडीपी, एएमपी भी न्यूक्लियोटाइड्स हैं, यूडीपी, यूटीपी और जो हमारे पास जीएमपी, जीडीपी, जीटीपी, ये सब न्यूक्लियोटाइड्स हैं। और भी बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स हमारी बॉडी में, सिर्फ डीएनए आरएनए जो हैं वो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर नहीं बने होते, वो सब न्यूक्लियोटाइड्स हैं। ठीक है, यानी डीएनए आरएनए उन न्यूक्लियोटाइड से मिलके बने होते हैं और वो खुद इटसेल्फ न्यूक्लियोटाइड्स हैं। ठीक है, अच्छा, प्रिकर्सर ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स, इनमें डीएनए आरएनए आ गया। नेक्स्ट प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस हमें पता है कि जब डीएनए बनेगा तभी आरएनए एमआरएनए बनता है उससे, और फिर उसी की ट्रांसलेशन से हमारे पास प्रोटीन्स बनती हैं। ठीक है, तो प्रोटीन सिंथेसिस में न्यूक्लिक एसिड्स का रोल है। एनर्जी करेंसी, अभी अभी हमने देखा कि एटीपी भी न्यूक्लियोटाइड है हमारे पास, तो एटीपी भी एनर्जी करेंसी ऑफ सेल है, यानी एनर्जी करेंसी ऑफ सेल वैसे भी एटीपी ही है, तो इसलिए न्यूक्लियोटाइड्स एनर्जी करेंसी के लिए भी हैं। कैरियर्स ऑफ इंटरमीडिएट्स। अच्छा, तो कैरियर्स ऑफ इंटरमीडिएट्स में ये होता है कि जो हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं ना, जैसे हमने कहा यूडीपी भी न्यूक्लियोटाइड है, तो यूडीपी जो है वो ग्लूकोज के साथ कंबाइन करके, जो हमारे पास ग्लूकोज 6 फॉस्फेट होता है ग्लाइकोलिसिस में, वो पहले कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में एक एंजाइम के थ्रू, और फिर वो 1 फॉस्फेट ग्लूकोज 1 फॉस्फेट जो है वो यूटीपी के साथ कंबाइन होता है और यूटीपी से एक फॉस्फेट निकलता है, तो वो जो है ना यूडीपी ग्लूकोज बन जाता है। ऐसे याद रखने की ज़रूरत नहीं है, इसको बस इतना याद रखना है कि जो यूडीपी ग्लूकोज होता है ना, वो फिर जाके ग्लाइकोजन बनाता होता है। ठीक है, तो इस वजह से ये ग्लाइकोजन बनाने में एज ए इंटरमीडिएट्स काम करते हैं, यानी कैरियर्स ऑफ इंटरमीडिएट्स काम करते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट यानी क्योंकि ग्लूकोज इंटरमीडिएट है ना ग्लाइकोजन बनाने का, तो यूटीपी उसको कैरी कर रहे हैं, तो इस वजह से कैरियर्स ऑफ इंटरमीडिएट्स। और इसके अलावा कोएंजाइम्स में भी यूज़ होते हैं, जैसे हमने कहा था, और भी बहुत से न्यूक्लियोटाइड्स हैं, उसमें एफएडी, एनएडी, एनएडीपी वगैरह यूज़ हो जाते हैं। ये किसके कोएंजाइम्स हैं? ये वाइटामिन के कोएंजाइम्स होते हैं। जैसे हमारे पास वाइटामिन B2 है, राइबोफ्लेविन, उसमें आता है एफ तो एफ फिर वाइटामिन का कोएंजाइम, वाइटामिन B2 का कोएंजाइम है। वाइटामिन जो B3 होता है उसका कोएंजाइम NAD है। ठीक है, वो नायसिन होता है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट आ जाते हैं रेगुलेटरी कंपाउंड्स। रेगुलेटरी कंपाउंड्स में ये होता है, रेगुलेशन का मतलब ये होता है किसी भी चीज़ को इनहिबिट भी करा सकते हैं, एक्टिवेट भी करा सकते हैं। तो जो हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, जैसे एटीपी, एएमपी, जिससे जो होती है एलोस्टेरिक रेगुलेशन ऑफ एंजाइम्स होती है, लाइक एंजाइम के पास एक उसकी एक्टिव साइट होती है, और एक्टिव साइट के अलावा जो साइट होती है ना एंजाइम के पास, दैट इज़ कॉल्ड एलोस्टेरिक साइट। अब एंजाइम की उस एलोस्टेरिक साइट पे एटीपी जो कि हमारे पास न्यूक्लियोटाइड है, या एएमपी जो भी न्यूक्लियोटाइड है, ये बाइंड होके उसको या तो एक्टिवेट करा सकते हैं या रेगुलेट करा सकते हैं। फर्स्ट के हमारे पास ग्लाइकोलिसिस के एंजाइम्स हैं। ग्लाइकोलिसिस क्या कर रहा है? हमें एनर्जी दे रहा है, लेकिन अगर हमारी बॉडी में इनफ एनर्जी मौजूद है, यानी एटीपी बहुत सारा पड़ा हुआ है, तो फिर ये जो है एटीपी उस एंजाइम के साथ लग के, ग्लाइकोलिटिक एंजाइम किसी के साथ भी लग के उसको इनहिबिट करा देगा, ताकि मज़ीद एनर्जी प्रोड्यूस ही ना हो। जब हमारे पास लो एनर्जी सिग्नल है, फ़र्ज़ क्या एएमपी हमारे ब्लड में पड़ा हुआ है, तो एएमपी किसी भी एंजाइम के साथ लग के, ग्लाइकोलिटिक एंजाइम के साथ लग के उसको एक्टिवेट करा देगा, ताकि ग्लाइकोलिसिस फर्दर होती रहे। तो इस तरह ही रेगुलेटरी कंपाउंड्स एक्ट करते हैं। ठीक है, उसके अलावा न्यूक्लियोटाइड्स कहाँ यूज़ होते हैं? दे आर यूज़ फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन। इसमें सारा एटीपी का बताया हुआ है। एटीपी कहाँ कहाँ यूज़ होता है? मसल कॉन्ट्रैक्शन में एक तो यूज़ होता है, दूसरा ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, यहाँ पे हमने सोडियम पोटाशियम ATPase देखा था, जो कि हमारे पास अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन आइंस को मूव करता है और बैलेंस कराता है, वो वाला। ठीक है, उसके अलावा ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन में भी यूज़ होता है, जिसमें हमारे पास पंप्स यूज़ हो रहे होते हैं। ठीक है, और मोबिलिटी ऑफ स्पर्मेटोजोआ में भी एटीपी यूज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, ये सल्फेट ग्रुप डोनर के तौर पर भी ऐड करते हैं, इसमें पैप्स आ जाता है। पैप्स हम किस लिए कहते हैं? PA, जो पहला PA है ना पैप्स का, उसमें आया था एडेनिन 3 फॉस्फेट, हम उसे कहते हैं, यानी एडेनिन और फॉस्फेट से PA बना लिया, और दूसरा जो PS रह जाता है उससे हमने बनाया फॉस्फोसल्फेट। तो जो फॉस्फोसल्फेट है उसके साथ 5 है। ठीक है, इस तरह याद रख लेना कि एडिनोसिन 3 फॉस्फेट और फिर 5 फॉस्फोसल्फेट, ये पैप्स होता है। ये सल्फेट डोनर है। जो गैग्स हमारे पास बनते हैं, वो कुछ हमारी बॉडी में जो गैग्स बन रहे होते हैं उनमें से
सल्फेटेड भी होते हैं, नॉन सल्फेटेड भी होते हैं। तो जो सल्फेटेड होते हैं उनको सल्फेट ग्रुप कहाँ से आ रहा होता है, इन न्यूक्लियोटाइड्स जो पैप्स हैं इनसे आ रहा होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट मिथाइल ग्रुप डोनर सैम हमारे पास होता है, उसमें ये मतलब मिथाइल ग्रुप डोनर ऐड करते हैं। सेकंड मैसेंजर्स हमारी बॉडी में दे आर एएमपी जो कि साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट होता है, फिर वो प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिवेट कराता है। और दूसरा हमारे पास जीएमपी होता है जो कि साइक्लिक जीएमपी में कन्वर्ट होता है, वैसोडाइलेशंस कराता है, ठीक है ना। तो ये हमने सिग्नल ट्रांसडक्शन में भी बात पढ़ी थी। तो इसलिए ये जो हमारे पास एएमपी जीएमपी क्योंकि न्यूक्लियोटाइड्स हैं, तो फिर ये जब सीएमपी और इसमें कन्वर्ट होते हैं तो फिर ये एज अ सेकंड मैसेंजर्स एक्ट करते हैं, तो इस वजह से इनका वहाँ पे भी रोल है, ठीक है। सिग्नल ट्रांसडक्शन में उन्होंने नेक्स्ट बता दिया, ठीक है। और उसके बाद मेडिकल एप्लीकेशन में ये होता है कि कुछ हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स में ना बेसिस होती हैं, प्यूरीन्स पायरिमिडीन्स। अब ये जो प्यूरीन्स और पायरिमिडीन्स है ना, इनके एनालॉग्स बना के हम कीमोथेरेपी ऑफ कैंसर में भी यूज़ करते हैं, इम्यूनो सप्रेसन में सप्रेसेंट्स भी एज ए यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह ये बायोमेडिकल इंपॉर्टेंस हो गई।